अगला क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां के पिता कौन थे। आप सभी बताएंगे शाहजहां के पिता कौन थे। देखिए ये दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, आप सभी को दिल्ली का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे बाबर का पुत्र है हुमायूं, ठीक, बाबर का पुत्र है हुमायूं, हुमायूं का पुत्र है अकबर, ठीक, हुमायूं का पुत्र है अकबर, और अकबर का पुत्र है जहांगीर, ठीक, और जहांगीर का पुत्र है शाहजहां, ठीक, शाहजहां। तो नोट करेंगे जहांगीर का पुत्र है शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब, ठीक, जो कि मुगल डायनेस्टी से सभी ये संबंधित हैं, ठीक। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की गई है, बाबर ने किया है इसकी स्थापना 1526 में। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई जीत करके बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया है, ठीक। तो यहाँ पे बात करें शाहजहां के पिता कौन है, तो शाहजहां के पिता हैं जहांगीर और शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। जल्दी से बताएंगे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो बात करें पृथ्वी, मंगल, बिल्कुल इनके उपग्रह हैं। बुध और शुक्र, बिल्कुल बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक। सबसे चमकीला ग्रह जो होता है शुक्र कहलाता है, नोट करेंगे चमकीला। दूसरे नंबर का ग्रह है जो कि सबसे चमकीला होता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे निकट है, ठीक। तो बुध और शुक्र के किसी भी प्रकार का कोई भी उपग्रह नहीं है। और यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर दूँ, आप लोग नोट करेंगे, बिल्कुल नोट करेंगे। यहाँ पे शनि के लगभग 146 उपग्रह हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, बृहस्पति के 95 हैं, अरुण के 27 हैं, नेपच्यून के हैं 14 हैं, मंगल के 2 हैं, पृथ्वी का 1 उपग्रह है। कमेंट्स में आप बताएंगे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, मैं ये नहीं बताऊंगा, आप लोग को बताना है पृथ्वी का 1 उपग्रह कौन सा है। और बुध और शुक्र के 0, यानी कि बुध और शुक्र के किसी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है। कमेंट्स बताइए धरती का उपग्रह कौन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौता। हम सभी को पता है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो सबसे पहले जानेंगे लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ है। तो लखनऊ समझौता हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में किया गया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक। बी इज राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सहयोग, यानी कि देश की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सहयोग करने के लिए मुस्लिम लीग आगे आई थी और जिसके जरिए लखनऊ समझौता किया गया था, ठीक। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की मांग ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था और इसे किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को बताना है स्वतंत्र भारत के लिए जो कि संविधान की मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार से, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे संविधान की मांग सबसे पहले किसने की। तो संविधान की मांग जो है सबसे पहले की है एम एन राय ने, ठीक। MN नोट करेंगे, MN राय। काफ़ी बार पूक्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की मांग MN राय ने कब की, तो 1934 में, ठीक। संविधान की मांग जो है MN राय ने 1934 में की है और आधिकारिक तौर पर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग करता है और 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। लेकिन एक शर्त होती है कि संविधान बनाने में भारतीयों की जिम्मेदारी कम से कम होगी, ठीक। भारतीयों की जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, और इसे अगस्त में स्वीकार किया गया था, ठीक। तो इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 में इसे स्वीकार किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बात करें संविधान की मांग सबसे पहले MN राय ने 1934 में की है और आधिकारिक तौर पर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग की है और 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया था, ठीक। तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। डच लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए हैं ये कब किए हैं, तो ये किए हैं 1602 में, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। 1602 में डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया है और इनका आगमन जो है 1596 से शुरू हो जाता है, ठीक। 1596 से डचों का इंडिया में आगमन शुरू हो जाता है और 1602 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और 1605 में डचों ने 1605 में सबसे पहला अपना कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला, ठीक। मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना 1605 में खोला है डच लोगों ने, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल मुहर, नोट करेंगे ये मुहर है, ठीक, मोर नहीं, ठीक। सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो बैल मुहर ये सिंधु घाटी की प्रसिद्ध हड़प्पा से प्राप्त हुई है, ठीक। बी इज करेक्ट आंसर, हड़प्पा से प्राप्त हुई है।
वहीं बात करेंगे लोथल के बारे में, तो लोथल में अग्नि देवता की पूजा करते थे, लोथल में अग्नि देवता की पूजा की जाती थी। और मोहनजोदड़ो में, नोट करेंगे, मोहनजोदड़ो में अन्य मुहर के अलावा गेंडे की मुहर भी प्राप्त हुई है। ठीक, गेंडे की मुहर भी प्राप्त हुई है। तो बैल मुहर जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुई है, बी इज राइट आंसर। ठीक, और मोहनजोदड़ो में गेंडों की मुहर भी प्राप्त हुई है। चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर, बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप सभी को बताना है, नीतू घड़घस का संबंध किस खेल से है? तो नीतू घड़घस का संबंध मुक्केबाजी से है, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। नीतू घड़घस का संबंध मुक्केबाजी से है और ये हरियाणा से है। ठीक, हरियाणा से हैं। ठीक, हरियाणा से हैं। और नोट करेंगे 2022 में, नोट करेंगे 2022 में राष्ट्रमंडल में इन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, स्वर्ण पदक जीता है। और 2022 के राष्ट्रमंडल में टोटल भारत ने 61 पदक जीता है, 61 पदक जीता है, जिसमें 22 स्वर्ण रहे हैं आपके, 22 जो है स्वर्ण पदक रहे हैं, 16 रजत रहे हैं। ठीक, और 23 जो है कांस्य रहे हैं। ठीक, कांस्य। ठीक, तो राष्ट्रमंडल 2022 में टोटल भारत ने 61 पदक जीता है, जिसमें 22 स्वर्ण रहे हैं, 16 जो है रजत रहे हैं और 23 जो है कांस्य पदक रहे हैं। तो नीतू घड़घस का संबंध मुक्केबाजी से है, जो कि हरियाणा से संबंधित है, और इन्होंने राष्ट्रमंडल 2022 में मुक्केबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए आप सभी को बताना है, दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आप सभी को बताना है, दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने लिखी है अनहैप्पी इंडिया, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है लिखी है। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे, लाला लाजपत राय को नोट करेंगे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, और इनका जन्म पंजाब में हुआ है। नोट करेंगे, पंजाब में मोगा जिले में हुआ। ठीक, लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ है। और साथ ही साथ नोट करेंगे, यह एक सेनानी थे और 1920 के कोलकाता अधिवेशन, नोट करेंगे, कोलकाता अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, और 1921 में लाहौर में, ठीक, 1921 के लाहौर में इन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की है। ठीक, 1921 में लाहौर में सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा की गई है। ठीक, तो अनहैप्पी इंडिया ये पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है, बी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप सभी को बताना है, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो कि एक महान पक्षीविदों और प्रकृतिवादियों में से एक हैं, और इनका जन्म 1896 मुंबई में हुआ है। ठीक, मुंबई में हुआ है, और इनके नाम पर एक अभ्यारण्य भी है जो कि गोवा में स्थित है। ठीक, गोवा में स्थित है सलीम अली अभ्यारण्य, ठीक, जो कि गोवा में स्थित है। ठीक, चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, सी इज राइट आंसर। किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। चलिए आप सभी बताएंगे, अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? आप सभी को बताना है, अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किस देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है, एक प्रकार का युद्ध अभ्यास है। तो ये भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक, अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है। हाल ही में नोट करेंगे इसका 12वां संस्करण, ठीक, 12वां संस्करण जो है भारत में किया गया। ठीक, भारत में इसका 12वां संस्करण नोट करेंगे 13 नवंबर 2022 से शुरू होता है, स्टार्टिंग होती है। ठीक, स्टार्ट हुआ और जाकर के 30 नवंबर 2022 तक समापन हुआ। ठीक, एंड हो गया, और ये महाराष्ट्र में हुआ। ठीक, महाराष्ट्र में। तो अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच किया गया है, और हाल ही में इसका 12वां संस्करण जो है भारत के यानी कि महाराष्ट्र में 13 नवंबर 2022 को स्टार्ट होता है और 30 नवंबर 2022 को इसका समापन होता है। तो राइट आंसर भारत और सिंगापुर, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप सभी बताएंगे, महात्मा गांधी यानी कि नई श्रृंखला के जो नोट जारी किए हैं 20 रुपये के, इनमें आपको कौन सी तस्वीर देखने को मिलती है? लाल किला, एलोरा की गुफाएं, सांची स्तूप, रानी वाव। आपको बता दें, जो 20 रुपये के जो नोट जारी हुई हैं, नई नोट, इनमें आपको बता दें एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती है, बी इज राइट आंसर। एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती हैं, और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। और 20 रुपये के जो नोट हैं ये अप्रैल 2019 में
जारी किए गए हैं आरबीआई द्वारा, ठीक। अप्रैल 2019 में जारी किए गए हैं 20 रुपये के जो नोट आरबीआई द्वारा, इनमें आपको एलोरा की गुफाएं देखने को मिलेगी। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, एलोरा की गुफाएं। और साथ साथ यहाँ पे मैं कुछ और नोटों को दिखा दे रहा हूँ, उनको आप नोट कर लेंगे। तो नोट करेंगे यहाँ पे 10 रुपये के नोट में आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। 20 रुपये के नोट में एलोरा की गुफाएं जो कि मैंने अभी आपको बताया आरबीआई द्वारा 2019 में जारी किए गए हैं। 50 रुपये के नोट में रथ के साथ हम्पी, 100 रुपये के नोट में वहीं रानी की वाव, ठीक। और 200 रुपये के नोट में सांची का स्तूप देखने को मिलेगा। और 500 रुपये के नोट में भारतीय झंडे के साथ लाल किला, ठीक। वहीं 2000 के रुपये के नोट में मंगलयान। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि इसका कोई अगला क्वेश्चन बने तो आपसे बन जाए। तो बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, 20 रुपये के जो नोट जारी किए हैं इनमें एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती हैं और ये अप्रैल 2019 में आरबीआई द्वारा जारी किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार का सही जोड़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं लुंगोस, जो कि सिक्किम में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही, लुंगोस जो एक फसल उत्सव है, ठीक, फसल उत्सव है। लुंगोस एक फसल उत्सव है जो कि सिक्किम में आयोजित किया जाता है। वही बात करें ओडम की, तो यह भी एक फसल उत्सव है, ठीक, फसल उत्सव है। ओडम भी एक फसल उत्सव है जो कि केरल में आयोजित किया जाता है। तो लुंगोस ये आपको सितंबर माह में नोट करेंगे, सितंबर में मनाया जाता है। और जो ओडम है ये अगस्त सितंबर, ठीक, अगस्त सितंबर नोट कर लेंगे, अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। दोनों ही फसल उत्सव त्यौहार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें दोनों बिल्कुल एक और दो दोनों सही हैं, ठीक। लुंगोस सिक्किम का एक फसल उत्सव त्यौहार है और ओडम भी केरल का फसल उत्सव त्यौहार है। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन है। पाल वंश का संस्थापक कौन है। तो पाल वंश का संस्थापक है गोपाल, ठीक, डी इज करेक्ट आंसर, नॉट धर्मपाल। पाल वंश के जो संस्थापक है गोपाल हैं, ठीक। और वहीं पे नोट करेंगे गोपाल का जो पुत्र था ये धर्मपाल था, ठीक, नोट कर लेंगे गोपाल का जो पुत्र था धर्मपाल था। धर्मपाल का पुत्र है देवपाल, ठीक, इसका भी है पुत्र देवपाल है। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे, ठीक। गोपाल को बंगाल में क्या बोला जाता है। गोपाल को बंगाल का बौद्ध बोला जाता है, ठीक, गोपाल को बंगाल का बौद्ध भी बोला जाता है। तो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, ठीक। और साथ साथ जान लेंगे गोपाल को बंगाल का बौद्ध भी बोला जाता है। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है नौटंकी का संबंध किस राज्य से है। यानी कि नौटंकी जो एक लोक कह सकते हैं लोक प्रदर्शन है, ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाती है। सी इज राइट आंसर, ठीक, उत्तर प्रदेश, सी इज करेक्ट आंसर। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होता है कथक, ठीक, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक। और नौटंकी जो है एक लोक प्रदर्शन है जो कि उत्तर प्रदेश में की जाती है। वहीं पे राजस्थान के लोक नृत्य नोट करेंगे, घूमर हो गया आपका, घूमर, राजस्थान के लोक नृत्य हो गया आपका घूमर हो गया, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे चांग नृत्य, ठीक, चांग नृत्य भी राजस्थान में आयोजित किया जाता है। और काल बेलिया, ठीक, काल बेलिया भी राजस्थान में आयोजित किया जाता है, ठीक। और वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा, ठीक, गरबा, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा। और महाराष्ट्र का लावड़ी, ठीक, लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है पड़वानी, जिसकी फेमस कलाकार हैं तीजन बाई, ठीक, जिसकी फेमस कलाकार हैं तीजन बाई। तो नौटंकी का संबंध है ये उत्तर प्रदेश से, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सही बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ठीक, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है नर्मदा। साथ ही साथ ताप्ती भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। तो ये दोनों नदियाँ जो हैं एक प्रकार से डेल्टा रहित हैं, ठीक, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक। तो बिल्कुल ए इज राइट आंसर। नर्मदा सबसे बड़ी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, उसके बाद आती है ताप्ती, ठीक, ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। वैसे तो उपरोक्त दोनों होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी नर्मदा निकलती है अमरकंटक के मैकल पहाड़ी से, ठीक, अनूपपुर जिले यानी कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा निकलती है और जाकर के अरब सागर में मिल जाती है, ठीक। ताप्ती निकलती है बैतूल यानी मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से और जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। और ये दोनों नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और दोनों ही भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे। कानपुर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बताएंगे जल्दी से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। तो ये तब किए थे नाना साहेब, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। 1857 का जो विद्रोह कानपुर का है इन्हें नाना साहेब ने किया था, ठीक। और नाना साहेब का सेनापति कौन था, नोट करेंगे। नाना साहेब का सेनापति जाने माने नाना साहेब का सेनापति तात्या टोपे, ठीक, तात्या टोपे। नाना साहेब का जो सेनापति रहा तात्या टोपे, और तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में स्थित है, शिवपुरी, ठीक, शिवपुरी, मध्य प्रदेश शिवपुरी में
तात्या टोपे की समाधि बनाई गई है। ठीक, तो कानपुर 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने भाग लिया था और नाना साहब के सेनापति रहे हैं तात्या टोपे, और तात्या टोपे की जो समाधि है इस शिवपुरी में बनाई गई है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बनाई गई है। ठीक, और नाना टोपे जब 1857 के विद्रोह में 1857 का जब विद्रोह पतन होते हुए दिखाई देता है तब नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। ठीक, कहाँ जाते हैं? नेपाल। बिल्कुल, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन कह रहा है सरकार यानी कि पीएम प्रणाम योजना, आप सभी को बताना है पीएम प्रणाम योजना का शुभारंभ करने की योजना बना रही है, यह किस मुद्दे पर आधारित है? आप सभी को बताना है पीएम प्रणाम योजना जो है ये किस मुद्दे पर आधारित है जिसका हाल ही में शुभारंभ होने वाला है? तो ये आधारित है रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना। बिल्कुल, ए इज राइट आंसर। रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना पीएम प्रणाम योजना का मुद्दा है। ठीक, तो बिल्कुल ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की विशेषता को किससे संविधान से लिया गया है? आप सभी को बताना है जो हमारे देश में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसे संविधान में किस देश के संविधान से लाया गया है? तो इसे लाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका से महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, महाभियोग लगाने के लिए संविधान में इस आर्टिकल को लाया गया है। ठीक, तो बी राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और अनुच्छेद 61 के तहत नोट करेंगे, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 पर है। ठीक, अनुच्छेद 52 से संबंधित है। देखिए राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का जो पद है ये अनुच्छेद 52 से संबंधित है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 से प्रदान होती है। और वहीं पर नोट करेंगे साथ साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत सांसद के किसी भी सदन से शुरुआत किया जा सकता है और सांसद के टोटल सदस्यों में से 1/4 भाग, सांसद के टोटल सदस्यों में से 1/4 भाग सदस्य मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल बी इज राइट आंसर। और साथ ही साथ यहाँ पे एक मैं स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6 उन्हें लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाभियोग और साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी चीज़ें जो है अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। वहीं ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है देखेंगे, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बिल्कुल, ये सब चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे कि किस देश से हमारे संविधान के लिए कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। ठीक, रूस से क्या लिया गया है? रूस से नोट कर लेंगे, रूस से लिया गया है, नोट करेंगे, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक, मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो बाकी की चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। ठीक, बी करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़ाव ग्रह के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बता दें शुक्र को बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन, बोलने कुछ भी बोलने, तो शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। ठीक, क्यों बोला जाता है? क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग आकार और भार में समान है। ठीक, आकार और भार में समान है और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह। ठीक, सबसे चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक, बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, फिर इसके बाद शुक्र आता है, फिर इसके बाद पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है शुक्र को। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कर आपसे बताएंगे विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। बी इज राइट आंसर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। ठीक, वहीं भी मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ, आप लोग ले लें जल्दी से। देखिए 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो यही भी विश्व साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है इन्हें गोपाल कृष्ण खोखले। बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण खोखले 1905 में, गोपाल कृष्ण खोखले 1905 में पुणे में, ठीक, पुणे में इंडिया सोसाइटी यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया है। ठीक, और गोपाल कृष्ण खोखले राजनीतिक गुरु, ठीक,
गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी, सॉरी महात्मा गांधी, नोट कर लेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं महात्मा गांधी। और एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ आपको, आप लोग नोट करेंगे, बिल्कुल जल्दी से आप लोग इसे नोट करें। देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में। ब्राह्मण समाज की स्थापना कोलकाता में की गई है राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में। और यहीं पे बात करें सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, देखिए अंतर है यहाँ पे आपको, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, इसकी स्थापना लाहौर में की गई है लाला लाजपत राय द्वारा 1921 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई है, ठीक, 1923 में। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई है बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1884 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अंग्रेज अधिकारी को अंग्रेजी खान के नाम से जाना जाता है? तो नोट करेंगे सर विलियम हॉकिंस, इन्हें अंग्रेजी खान के नाम से जाना जाता है। क्यों? देखिए, सर विलियम हॉकिंस का जो जहाज़ से उतरे थे ये 1608 में, नोट करेंगे 1608 में सूरत में उतरे थे। और 1609 में, नोट करेंगे 1609 में जहांगीर के दरबार पहुंचते हैं। ठीक, जहांगीर के दरबार पहुंचते हैं। जहांगीर के सामने काफ़ी फर्राटेदार फारसी बोलने की वजह से जहांगीर ने इन्हें अंग्रेजी खान की उपाधि दी। तो कब दी? 1609 में सर विलियम हॉकिंस को जहांगीर द्वारा अंग्रेजी खान की उपाधि दी गई। ठीक, तो डी इज राइट आंसर, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। चलिए अगला बताएंगे क्वेश्चन कह रहे जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की गई है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की गई है। स्थापना किसने बनाया है? तो इसकी स्थापना आप लोग नोट करेंगे, इसकी स्थापना एवो ह्यूम के द्वारा। ठीक, एवो ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है। और साथ साथ नोट करेंगे इसके फर्स्ट अध्यक्ष जो रहे हैं ये WC बनर्जी। ठीक, WC बनर्जी, काफ़ी बार मैंने बताया आपको, WC बनर्जी रहे हैं। और वहीं पे नोट करेंगे साथ ही साथ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी 1885 में, तब इस समय गवर्नर था भारत का ये था लॉर्ड डफरिन। ठीक, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं WC बनर्जी। और नोट करेंगे वहीं पे जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब इसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी, बिल्कुल सी इज राइट आंसर, JV कृपलानी। और साथ साथ नोट करेंगे जो ये सुचिता कृपलानी है ये उत्तर प्रदेश की देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में रही हैं। ठीक, JV कृपलानी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहे हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, सी इज राइट आंसर। और सुचिता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं जो कि यूपी की बनी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सत्यमेव जयते का स्रोत है? तो सत्यमेव जयते का जो स्रोत है यह है मुंडका उपनिषद, बिल्कुल सी इज राइट आंसर, मुंडका उपनिषद, सी इज राइट आंसर। यहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है हमेशा सत्य की जीत होती है, सदा सत्य की जीत होती है, सदा सत्य की जीत। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सदा सत्य की जीत होती है। और इसे मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक, और नोट करेंगे इस राष्ट्रीय प्रतीक को, ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी, नोट करेंगे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है सत्यमेव जयते को 26 जनवरी 1950 को। ठीक, इसमें आपको सिर्फ 3 शेर दिखाई देंगे। ठीक, 3 शेर दिखाई देते हैं, बने तो वैसे 4 हैं लेकिन इसमें आपको टोटल 3 शेर दिखाई देते हैं और एक दृश्य के कारण छिप जाता है। ठीक, तो सी इज राइट आंसर, मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया? तो 1974 में जल प्रदूषण का रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। ठीक, 1974 एक जगह करेक्ट आंसर। वही नोट करेंगे 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण, नोट करेंगे 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक, 1986 में पर्यावरण संरक्षण। तो ओवरऑल नोट करेंगे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ और नोट करेंगे 1981 में, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे 1981 में वायु रोकथाम प्रदूषण यानी कि वायु का प्रदूषण रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया, वायु के लिए। ठीक, वायु
वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया 1981 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है। तो लोथल जो है एक सबसे बड़ा बंदरगाह का प्रमाण देता है सिंधु सभ्यता में। ठीक, लोथल, सी इज राइट आंसर। और भोगना नदी के किनारे, भोगना नोट करेंगे, भोगना नदी के किनारे यह एक सबसे बड़ा बंदरगाह होता था। भोगना नदी नोट कर लेंगे, भोगना नदी। ठीक, तो सिंधु सभ्यता स्थल के लिए सबसे बड़ा जो बंदरगाह का प्रमाण देता है ये देता है लोथल, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? पूरे विश्व में किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी, आप लोग नोट करेंगे, सिरिमावो भट्टाचार्य, डी इज राइट आंसर। ये श्रीलंका की हैं, श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका की हैं जो कि विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री बनी है 1960 में। ठीक, 1960 में इन्हें प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनाया गया है। ठीक, और नोट करेंगे इनकी जो डेथ है 2000 सन में हो गई। ठीक, सन 2000 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और ये श्रीलंका की हैं, 1960 में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है, जो कि विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री बन गई हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सोन और यमुना को विभाजित करता है? तो जो कैमूर पर्वत है, कैमूर पर्वत सोन और यमुना को विभाजित करता है। देखिए कैसे, कैमूर पर्वत मध्य प्रदेश के, नोट करेंगे, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के जबलपुर के कटंगी से स्टार्ट होता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से कटंगी से स्टार्ट होता है और जाकर के बिहार के सासाराम तक जाता है। ठीक, बिहार नोट करेंगे, बिहार के सासाराम। ठीक, सासाराम तक जाता है। तो ये जो पर्वत है यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है। ठीक, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और जाकर के गंगा से मिलती है। ठीक, मध्य प्रदेश की दो ऐसी नदियाँ जो सीधा जाकर के गंगा से मिलती हैं, एक मिलती है आपकी सोन नदी और दूसरी मिलती है आपकी बीहड़ नदी। ठीक, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रंगास्वामी कप जो है किन विजेताओं को दिया जाता है? किस खेल के विजेताओं को दिया जाता है? तो हॉकी के विजेताओं को। ठीक, हॉकी के विजेताओं को रंगास्वामी कप दिया जाता है, सी इज राइट आंसर। वही नोट करेंगे क्रिकेट में, तो क्रिकेट में दी जाती है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। और साथ साथ कुछ और ट्रॉफी नोट करेंगे, ट्रॉफी जो है नोट करेंगे। तो आपकी हो गई रणजी ट्रॉफी हो गई, वहीं सी के नायडू नोट करेंगे, सी के नायडू जो है, सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट के लिए दी जाती है। दलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट के लिए दी जाती है। ठीक, वही नोट करेंगे फुटबॉल की नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल के लिए दी जाती है। ठीक, और वहीं पे नोट करेंगे हॉकी के लिए आगा खान और मेजर ध्यानचंद। हॉकी के लिए आगा खान हो गया आपका, आगा खान। ठीक, मेजर ध्यानचंद और आगा खान जो ट्रॉफी है ये हॉकी के लिए दी जाती है। तो रंगास्वामी हॉकी के लिए दी जाती है, क्रिकेट के लिए होगी रणजी ट्रॉफी और सी के नायडू और दलीप। ठीक, फुटबॉल के लिए नेहरू ट्रॉफी। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। हाउस ऑफ द पीपल को किस नाम से जाना जाता है? हाउस ऑफ द पीपल को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल बी इज राइट आंसर। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। वही नोट करेंगे राज्यसभा की टोटल संख्या कितनी है अभी? 250। ठीक, देश में राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या है 250। लोकसभा की 545 से लेकर के कितनी है? 552। ठीक, वही बात करेंगे अनुच्छेद 93 के तहत एक लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 93 के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक, ओम बिरला। ठीक, तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। तो हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा को जाना जाता है। ठीक, बी इज राइट आंसर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।